फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बाल केंद्रित शिक्षा के सभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को पढ़ेंगे। टारगेट जेटेट 2026 का यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा का हो, कक्षा 1 to 5 के टीचर के लिए या फिर 6 to 8 के टीचर के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आप जेटेट का बेहतर तैयारी कर सकें बिल्कुल फ्री में। अगर आपके किसी दोस्त अभी आप फैमिली मेंबर अगर तैयारी कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर में ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और मैं आप सबको अभी ही अवेयर कर देता हूं कि बाल केंद्रित शिक्षा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वीडियो को देख करके आप पूरी तरह से उसको टिक लगा पाएंगे। चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें शिक्षण की संपूर्ण कार्य योजना बालक की रुचियों, क्षमताओं और मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा वह प्रणाली है जिसमें हम किस बात पर ध्यान देते हैं, तो बालक का जो रुचि है, किसमें बालक का इंटरेस्ट है। बालक का इंटरेस्ट खेलने में है, बालक का इंटरेस्ट मैथ पढ़ने में है, बालक का इंटरेस्ट अगर साइंस पढ़ने में है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसको पढ़ाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे के जो है समझने की क्षमता थोड़ी लोगों बाकी स्टूडेंट से थोड़ा कमजोर होता है, तो उसके क्षमताओं के अनुसार से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। उसका मानसिक स्तर कैसा है, इस पर भी ध्यान देकर कर हम पढ़ाएंगे। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा वह है जहां पर बालक को केंद्र में रखना है। बाकी जितने भी मेथड वगैरह आप जो भी बुक वगैरह पढ़ा रहे हैं, वो इसके रुचि के हिसाब से आपको पढ़ाना है, इसके मानसिक स्तर के हिसाब से पढ़ाना है, इसका जो क्षमता है समझने का, उसके हिसाब से पढ़ाना है। ठीक है, देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। बालक जो है वो शिक्षा के लिए नहीं है। किसमें, आइए देखिए, इसमें बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। इस बात को समझिए, यहां क्या लिखा गया है। अगर यहां पर आप जोड़ देंगे इस लाइन में, तो यहां बोला गया है कि अगर बालक है तो शिक्षा के लिए नहीं है, कि मतलब बालक उसको शिक्षा लेना ही है, लेना अनिवार्य है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां बोला गया है कि शिक्षा जो है वो बालक के लिए है, यानी बालक चाहेगा तो ले सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं ले सकता है। तो इसीलिए तो हम लोग पढ़ाने के मेथड को चेंज करते हैं, ताकि बच्चे में क्या ला सके, इंटरेस्ट जगा सके, उसकी रुचियां ला सके, जो वो समझना चाहता है उसको समझाए, उसका जैसा मानसिक स्तर है उस तरह से समझाए। उसको समझने में दिक्कत है तो दूसरे स्टेप से समझाए, कहानी से समझाए। तो यह बोला गया है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है। जैसे यहां पर हमने समझा कि बालक जो है केंद्र में रहेगा, बाकी जितने भी तरीके हैं पढ़ाने के, जो भी तरीका आप अपनाएंगे, जितने भी आप पैटर्न अपनाते हैं, चाहे आप सिलेबस जैसा भी बनाए, उस सब का ध्यान किस पर देकर के बनाना है, बालक पर ध्यान देकर के आपको बनाना है। इसमें यह मान्यता है कि प्रत्येक बालक अद्वितीय यानी यूनिक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में हम क्या मानते हैं कि सभी बालक क्या है, यूनिक है। सब बालक अपने आप में यूनिक, यानी सब एक तरह से अलग है। अलग बोल सकते हैं, यूनिक मीन्स क्या, कि सब जो है, सबके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है जो दूसरे से अलग है, बेहतर क्वालिटी, इस तरह से समझना होता है। इसकी रुचि हो गया बच्चा का इंटरेस्ट, जो क्षमता है सीखने का गति, और जो आवश्यकता है बच्चों का, फिर अनुभव तथा पृष्ठभूमि, जिस जगह पर वह रह रहा है बच्चा, कभी जंगल में रह के उसका परिवार रह रहा है, वहां का पृष्ठभूमि अलग रहेगा, वहां का अलग अनुभव उसको देखने को मिलेगा। कोई शहर में रह रहे, उसका टॉकिंग स्किल अलग रहेगा, उसका एजुकेशन मॉडल थोड़ा अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, उसके समझने की क्षमता अलग होगी। ठीक है, तो यह भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए हम बाल केंद्रित शिक्षा में जिस जगह के बालक है उस पर ध्यान देकर के हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं,
यहाँ जो है टीचर मैडम जो है वो बच्चे के साथ घुल मिलकर पढ़ाने का प्रयास कर रही है। यहाँ देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पैटर्न बनाया गया है, कोई रंगोली बना रहा है, यहाँ टीचर मैम यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रही है, कोई ढोलक वगैरह बजा रहा है। बच्चा जो जिसका इंटरेस्ट है उस हिसाब से पढ़ रहा है बच्चा। अब इसके बारे में बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में विद्वानों का क्या मत है? तो विद्वानों के अनुसार सबसे पहले है मारिया मोंटेसरी। क्या बोला गया था इसके द्वारा? सुनिए, शिक्षा का उद्देश्य बालक के भीतर निहित क्षमताओं को विकसित करना है। मीन्स मारिया मोंटेसरी का कहना था कि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिर्फ उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालक के अंदर जो भी क्षमता है उसको बाहर करना यानी विकसित करना है। ठीक है, यही कहना था, ना कि बाहरी ज्ञान को उस पर थोपना। सिर्फ उसके अंदर जो क्षमता है उसी के अनुसार से उसके ज्ञान को का विकास होना चाहिए। हम बाहरी ज्ञान उसके ऊपर थोप नहीं सकते हैं। जैसे अगर हिंदी पृष्ठभूमि का अगर कोई बच्चा हिंदी क्षेत्र में रहता है, हिंदी एरिया में रहता है, और उसके ऊपर हम जबरदस्ती चाह रहे हैं कि हम इसको तमिल पढ़ाना चाहें, क्या तमिल पढ़ाना चाहें, तो यह उसके ऊपर जबरदस्ती थोपना है। ठीक, उसी तरह जीन जैक्स रूसो के द्वारा कहा गया था, बालक को उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों के अनुसार विकसित होने देने की सच्चा शिक्षा है। मतलब बालक को उसका जो प्राकृतिक प्रवृत्ति है उसके अनुसार विकसित होने देना ही सच्ची शिक्षा है। उसके अलावा जॉन डेवी क्या कहते हैं? शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यहाँ पर शिक्षा को महत्व बताया गया है, अर्थात सीखना अनुभव और क्रिया से होना चाहिए। जो बच्चा सीखेगा वह किससे सीखेगा? अनुभव से सीखेगा, और जो वह कार्य करेगा उससे सीखेगा, यह होना चाहिए। ठीक है, यह कहना था जॉन डेवी के द्वारा। आगे है बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। क्या क्या मुख्य विशेषता है उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है बालक केंद्र में हो, है ना, बालक केंद्र में। अभी हमने समझा कि इस एजुकेशन में, इस पद्धति में क्या होना चाहिए? बालक केंद्र में होना चाहिए, यही हमने समझा। इसका अर्थ है किसका? बालक केंद्र में। इसका अर्थ है कि शिक्षा की पूरी प्रक्रिया, चाहे वह पाठ्यक्रम हो, सिलेबस हो, चाहे टीचिंग मेथड जो हम अपना रहे हैं वो, या फिर परीक्षा प्रणाली, सब कुछ बालक की जरूरतों के अनुसार बदल दी जाती है। जब बच्चा केंद्र में हो तो जिस तरह से बच्चा सीखना चाहेगा उसके हिसाब से हम सिखाएंगे, उसके हिसाब से हम पाठ्यक्रम बनाएंगे, उसके हिसाब से हम टीचिंग मेथड्स अपनाएंगे, उसके हिसाब से हम परीक्षा प्रणाली भी अपनाएंगे। मीन्स समझिए, कोई बच्चा अगर ब्लाइंड है, बोल नहीं पा रहा है, या फिर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो सुन नहीं पा रहा है तो इसका मतलब वो देख पा रहा है। तो अब जो हम टीचिंग मेथड अपनाएंगे वो ऐसा अपनाएंगे जिसमें बच्चा देख सके और देख करके सीखे, क्योंकि उसको सुन नहीं पा रहा है वो बच्चा। ठीक है, तो ये कब हम बदल सकते हैं? जब हमारे नजर में बालक केंद्र में हो। अगर हम पाठ्यक्रम को केंद्र पे रखें या फिर शिक्षक को केंद्र में रखकर पढ़ाने का प्रयास करें तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ पर बच्चे नहीं समझ पाएंगे, बच्चा बोर हो जाएगा क्लास में बैठे बैठे। इसीलिए क्या कहा गया है कि जितना भी पाठ्यक्रम हो गया, शिक्षा विधि और परीक्षा प्रणाली, सब कुछ किसके जरूरत के हिसाब से हो? बालक के अनुसार हो। बालक का मतलब यहाँ पर उस जो कक्षा में छात्र पढ़ने आए हैं, बालक हो बालिका हो, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से, चाहे किसी जगह से वो आया हुआ हो। ठीक, नेक्स्ट है सीखने की समर्थता। क्या कहा गया है सीखने की समर्थता में? शिक्षा प्रणाली को बच्चे पर एक ही समय में सब कुछ सीखने का दबाव नहीं डालना चाहिए। अब देखो, सीखने की समर्थता की मीन्स क्या होता है कि बच्चा जो भी सीखना चाहे, जब सीखना चाहे तब उसको सीखने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो चैप्टर 1 को आज हम लिखा दिए हैं सारा आंसर, इसको कल पूरी तरह से रट कर आना है, तो यह बच्चे पर बोझ आप डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दबाव नहीं डालना चाहिए। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ को गहराई से समझने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए सीखने की समर्थता बच्चे पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, यह दूसरा है मुख्य विशेषता। आगे की मुख्य विशेषता को हम देखते हैं। तीसरा है रुचि आधारित शिक्षा, यानी बच्चा का जो इंटरेस्ट है उसके आधार पर हम शिक्षा दें बच्चों को। जो बालक को पसंद है वही सिखाना प्रभावी होता है। इसको और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। देखिए, बिना रुचि के सीखना बोझ क्यों होता है? देखिए, अगर
कोई बच्चा को सीखने में रुचि नहीं है तो यह सिखाना बोझ क्यों होगा? तो सबसे पहले क्या होगा, अगर बच्चे में रुचि ही नहीं है सीखने को लेकर के, बच्चा को समझ ही नहीं आ रहा है, बच्चा को इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो क्या प्रॉब्लम होगा? सबसे पहले बच्चा का मानसिक थकान होगा। बच्चे एक उबाऊ क्लास में बैठ जाएंगे, यानी ऐसा लगेगा कि हम थक गए हैं, क्लास में जमा ही लेना चालू कर देंगे। ठीक है, मानसिक थकान होगा बच्चे में। जब बच्चे की रुचि विषय में नहीं होती तो उसका मस्तिष्क जानकारी को ग्रहण करने के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है, यानी विरोध पैदा करने लगता है, रेसिस्टेंस पैदा करता है, जिससे वह जल्दी थक जाता है। ठीक है, मतलब जब बच्चा सीखने के लिए रुचि नहीं है, समझ नहीं पा रहा है, तो मस्तिष्क उसका जल्दी थकने लगेगा। ठीक है, यहां बोला। दूसरा है, अगर बच्चा सीख भी गया किसी तरह से तो क्या होगा, वह अल्पकालीन स्मृति होगा, यानी कुछ समय तक याद रहेगा, उसके बाद वह भूल जाएगा। बिना रुचि के सीखा गया ज्ञान केवल परीक्षा तक सीमित रहता है और बच्चा उसे जल्दी भूल जाता है, इसको आधे नहीं रख पाएगा बच्चा। लेकिन अगर इसके जो है उलट में अगर हम बात करें तो रुचि से सीखना आनंददायक क्यों होता है, इस पर बात करते हैं। अगर बच्चा में रुचि है सीखने को लेकर के, देखते हैं बच्चा टीवी देखने के लिए रुचि दिखाता है, खेलने के लिए रुचि दिखाता है, अगर रुचि है बच्चे में तो क्या होगा, बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा आएगा। ठीक है, अंदर से मोटिवेशन बच्चे में आएगा कि हमको सीखना है। रुचि होने पर बच्चा जो है पुरस्कार अंक के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए सीखता है। बच्चा क्यों खेलता है, सोचिए, बच्चा बाहर मैदान में क्यों खेलने के लिए गया, बच्चा टीवी क्यों देखता है, पुरस्कार अंक पाने के लिए नहीं, उसका रुचि है उसमें देखने को लेकर के, अपना जिज्ञासा शांत करना चाहता है, इसलिए देखता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगा, अगर आपके अंदर से आएगा नहीं हमको ये सीखना है, तभी वो आपकी मेमोरी में रह सकता है। दूसरा, सक्रिय भागीदारी। यहां पर आप देखेंगे जब बच्चे में रुचि नहीं था सीखने को तो बोझ क्यों था, रुचि नहीं था तो बच्चा भागीदार नहीं बन रहा था, किसी तरह क्लास में उसका शरीर सिर्फ क्लास में बैठा हुआ था, बाकी मस्तिष्क कहीं मैदान में खेल रहा था, जिस चीज में उसका रुचि है वहां पर ध्यान था उसका। तो ये बाय बॉडी क्लास में, मस्तिष्क उसका मैदान में, ऐसा था। जबकि यहाँ सक्रिय भागीदार बनेगा, अगर बच्चे को सीखने में रुचि है तो आनंददायक अधिगम में बच्चा मुख्य दर्शक नहीं रहता बल्कि वह सवाल पूछता है और चर्चा में भाग भी लेता है। ठीक है, अगला आते हैं अब, फोर्थ है क्रियात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम, लर्निंग बाय डूइंग पर बल देना। क्या होता है लर्निंग बाय डूइंग, उस पर देखते हैं। क्रियात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम के मुख्य लाभ क्या है, समझिए। क्रियात्मक मीन्स होता है कार्य करके सीखना, अनुभवात्मक मतलब होता है अनुभव से द्वारा सीखना, यानी अगर आप कार्य करते हैं तो उससे आपको अनुभव प्राप्त हुआ, अब उससे आप सीख रहे हैं, सिंपल यही है यहाँ पर। यानी लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कीजिए उसके बाद सीखिए। तो इसमें क्या होगा, इसका लाभ क्या क्या है, आइए लाभ देखते हैं। पहला, अस्थायी ज्ञान होगा, लॉन्ग टर्म रिटेंशन होगा। जब बालक किसी क्रिया को स्वयं अपने हाथों से करता है तो वह ज्ञान उसकी स्मृति में गहराई से अंकित हो जाता है। आप देखेंगे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, यानी सीख गया है, अब वह डेथ तक जो है उसको याद रखेगा कैसे चलाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा जिसमें साइकिल सीख रहा था तो सीख गया, तो वह खुद से अनुभव किया चला करके। मान लीजिए 1 मंथ तक चलाया खुद से, सीखने के समय किसी से हेल्प लिया लेकिन बाद में उसने खुद से चलाया, तो यह उसके मस्तिष्क में बैठ गया कि कैसे चलाना है, कब ब्रेक लगाना है, यह लाइफ टाइम चलेगा उसका। तो स्मृति के गहराई में अंकित हो जाता है और वह उसे लंबे समय तक नहीं भूलता है। अस्थायी ज्ञान हो जाएगा, अनुभव से आप सीखते हैं तो। ठीक है, यही है। उसके अलावा देखो कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, अवधारणात्मक स्पष्टता होगा। जहां बच्चा अनुभव से खुद से सीख रहा है तो वह बच्चा रटने के बजाय प्रयोग और गतिविधि के माध्यम से बालक कॉन्सेप्ट के पीछे के क्यों और कैसे को समझ पाएगा। अगर बच्चा खुद से अनुभव किया, समझिए आप खुद से, बच्चा साइकिल चलाने के लिए सीखा, साइकिल का एग्जांपल हम ले रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए सीखा, अब साइकिल का चेन अगर उतर गया है तो बच्चा खुद से दिमाग में लाएगा कि आखिर ये क्यों उतरा, कैसे इसको ऊपर चढ़ाएं चेन को, अनुभव से। जबकि अगर कोई बच्चा फोटो देख करके या तो किताब में पढ़ करके साइकिल के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना रहा है तो उसको सही से समझ नहीं आने वाला है।
तो यही यहाँ पर है कि जो भी कॉन्सेप्ट है जो सीख रहा है वह क्लियर हो जाएगा अगर बच्चा खुद से सीखेगा, अनुभव करके सीखेगा तो। इसके अलावा अगर बच्चा खुद से कर रहा है काम को तो उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगा। वह उसके अगर किस चीज को सीखा, मान लो कि 2+2 को बच्चा सीख करके 4 लाया, ठीक है, इसने सीख लिया। अब आगे के कॉन्सेप्ट अगर कोई क्वेश्चन उसके पास आ रहा है तो उसके अंदर आत्मबल तो होगा, आत्मविश्वास होगा कि नेक्स्ट अगर प्लस आया हमारे पास तो हम बना सकते हैं, ऐसा वृद्धि होगा आत्मविश्वास में। जब बच्चा किसी कार्य को सफलतापूर्वक स्वयं पूरा करता है तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और वह नई चुनौतियों के लिए प्रेरित होता है, यानी नए जो जोड़ आएंगे उसके लिए वह तैयार रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। सृजनात्मकता का विकास, किसी नई चीज का सर्जन करना, यानी क्रियात्मक अधिगम जब बच्चा करके सीखता है तो बालक को लीक से हटकर सोचने और समझने के लिए नए समाधान खोजने का अवसर प्रदान करता है। मतलब बच्चा खुद से कर रहा है। अब सोचिए अगर हम बच्चे को किसी काम को करने के जो तरीका बताएं, क्या बताएं, तरीका बताए हैं, अगर बच्चा उसको खुद से सीख लिया तो अब नए तरीके से बच्चा क्या करेगा, नए तरीके से इसको फिर से मतलब कुछ काम को करने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा, वो सबसे हट करके सोचने के लिए और समस्या का समाधान करने का खोज कर पाएगा। समझ रहे बात को? आगे आते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, सक्रिय सहभागिता। सक्रिय सहभागिता मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव हो करके किसी भी कार्य में पार्टिसिपेट करना। तो बच्चा एक्टिव होकर के पार्टिसिपेट कब करेगा, तो जब प्रश्न पूछने का सवाल हो, जब प्रश्न क्लास में पूछना हो, चाहे चर्चा करना हो, प्रयोग हो कोई, या फिर समूह का कार्य हो, तो आइए इसको हम क्लियर समझते हैं पूरी तरह से। सक्रिय सहभागिता यानी एक्टिव पार्टिसिपेशंस बाल केंद्रित शिक्षा का वह प्राण है जो कक्षा को जीवंत बनाता है। क्या बोला गया है, सिंपल सा बोला गया है यहां पर, देखिए कि सक्रिय सहभागिता जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा का वह प्राण है जो कक्षा को जीवंत बनाता है, यानी कक्षा को जीवित बनाता है, जीवन डालने का काम कर देता है बाल केंद्रित शिक्षा। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं। जब बालक सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, तो वह केवल सूचना प्राप्त करने वाला नहीं बल्कि ज्ञान का निर्माता बन जाता है। समझ रहे? जब बच्चा एक्टिव होता है तो वह सिर्फ सूचना प्राप्त नहीं कर रहा, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा सूचना प्राप्त कर रहा है, यही नहीं, बल्कि खुद से समझ करके ज्ञान का निर्माण करने वाला बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए इस फोटो में अलग अलग फिगर में, यहाँ पर देखिए कुछ नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सर कुछ नए बता रहे हैं, यहाँ पर यह समूह चर्चा किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है, कुछ और भी कार्य किए जा रहे हैं, सब अपने अपने में सहभागिता कर रहे हैं। आइए इसका कुछ और पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं। सबसे पहला है प्रश्न पूछना यानी क्वेश्चनिंग। यह क्या करता है बालक में, क्या इससे क्या लाभ है, यह बालक की जिज्ञासा का सूचक है। अगर बालक प्रश्न पूछ रहा है कक्षा में, इसका मतलब बालक कुछ समझा है उसके बारे में, तभी तो प्रश्न पूछ पा रहा है। अगर बच्चा नहीं समझता तो प्रश्न ही नहीं करता। ठीक है, तो बालक समझ पा रहा है, अगर नहीं समझ रहा है बालक तो समझने को लेकर के जागरूक है कि हमको समझना है, इसीलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बच्चा सक्रिय था, क्लास में एक्टिव था। प्रश्न पूछने से बालक की तर्क शक्ति और आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होता है। अब बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे का जो तर्क करने की शक्ति है, चलिए टीचर के सामने बच्चे ने प्रश्न रखा, आइए समझते हैं क्या प्रश्न। ये है कि सर गाय के 4 पैर हैं जबकि मनुष्य का 2 पैर है, ऐसा क्यों? ठीक है, या फिर क्वेश्चन बच्चा का यह रहा कि सर गाय के कितने पैर होते हैं? एक टीचर होने के नाते जवाब आएगा 4 पैर होते हैं। तो बच्चा का फिर से जवाब आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सर मनुष्य के 2 पैर क्यों है? मनुष्य भी तो जीवित प्राणी है, तो ये कहां से आया? बच्चे ने तर्क किया, समझ रहा है तभी तर्क कर रहा है। उसके अंदर जो है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास हो रहा है प्रश्न पूछने से। आगे है डिस्कशन यानी चर्चा करना। आइए, समूह चर्चा से बालकों में सामाजिक कौशल और संवेगात्मक बुद्धि का विकास होता है। आज समझिए क्लास में अगर कोई बच्चा चर्चा कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो ये क्लास है यहाँ पर
तो यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे, यहाँ पे क्लास है ये, क्लास में पढ़ने के लिए जो भी बच्चे आएंगे वो अलग अलग एरिया से आएंगे, अलग अलग समाज से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे। कोई गरीब आएगा, कोई अमीर आएगा पढ़ने के लिए यहाँ पर आएगा। और जब बच्चे आपस में मिलकर के तर्क कर रहे हैं तो अलग अलग समाज का जो है लोग एक साथ आकर के चर्चा कर रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चों में सामाजिक विकास होगा, समाज के आसपास में जो भी चीजें चल रहा है उसका विकास होगा बच्चे में। इसके अलावा एक दूसरे से संवेग करने का, संवेगात्मक बुद्धि का भी विकास होगा इससे। उसके अलावा बालक दूसरों के विचारों का सम्मान करना और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखना सीखता है। अब जैसे बच्चा यहाँ का एक है, एक गरीब एरिया का बच्चा है, पढ़ने के लिए आया, ये अमीर एरिया का बच्चा है, इसने अपना कोई सुझाव रखा तो इसका भी उसको समर्थन करना है। अगर गलत भी सुझाव है तब भी बोला ठीक है ये गलत है, नेक्स्ट ये कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, आपस में डिस्कशन करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक, तो क्या होता है, विचारों का सम्मान करना पड़ता है। तो यह कब होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन से ही होता है ना। आगे है प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होगा, बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव मीन्स क्या होगा, सोचिए प्रत्यक्ष अनुभव मतलब ये बच्चा अपने आंख के सामने खुद एक्टिव होकर के काम कर रहा है, तो ये प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। जबकि अप्रत्यक्ष अनुभव क्या होगा, अप्रत्यक्ष अनुभव बच्चा जो है कोई दूसरा कोई चर्चा कर रहा है, बच्चा उसको सुन करके सीखने का कोशिश कर रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो क्या होगा, इसको प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा, प्रदान करता है बच्चा में। इसके अलावा इससे अवधारणाओं की वैज्ञानिक समझ विकसित होती है बच्चों में। अब आते हैं समूह कार्य यानी ग्रुप वर्किंग से क्या बच्चों में लाभ होता है। देखिए, समूह में कार्य करने से बालकों में सहयोग और नेतृत्व की भावना पैदा होती है। अगर समूह में बच्चे कार्य कर रहे हैं तो ग्रुप वर्क करने और लीडरशिप की भावना भी विकसित होती है। किसमें, तो जवाब है बच्चों में। ठीक है, आइए आगे देखिए। इसके अलावा बच्चा एक दूसरे के अनुभवों और विभिन्न कौशलों से सीखते हैं, जिसे हम पीयर लर्निंग भी कहते हैं यानी कहा जाता है। जब बच्चा, एक चीज समझिए, क्वेश्चन अगर आए पीयर लर्निंग किसको कहते हैं, तो सीधा सा जवाब देना है कि जब बच्चा कि एक दूसरे के अनुभवों और विभिन्न कौशलों से कुछ सीखता है तो उसी को हम पीयर लर्निंग कहते हैं। डन है। आइए नेक्स्ट, अगला है लोकतांत्रिक वातावरण। लोकतांत्रिक वातावरण, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, जहां पर भयमुक्त और सहयोगी कक्षा स्कूल में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना। एक शिक्षक होने के नाते हम चाहेंगे कि क्लास में जो है लोकतांत्रिक वातावरण हो, यानी हर किसी का अधिकार हो क्लास में क्वेश्चन पूछने का और फिर जो भी उसके माइंड में है उसको क्लास में रखने का। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, इस तरह का। आइए इसके पॉइंट को हम समझते हैं, लोकतांत्रिक वातावरण के जो भी पॉइंट है उसको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स कोई बालक जो है अपना जो ज्ञान, अपना जो बात है अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है क्लास में। यह तब अगर एक टीचर बच्चों को यह कह के रखा कि अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमसे पूछिए, तो यह कब हो पाएगा, जब टीचर बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा है, बालक को केंद्र में रख करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्लास में देखने को मिलेगी। देखिए, बालक बिना किसी दंड या उपहास के डर के अपने विचार और प्रश्न रख सकता है। अब क्लास में अगर किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है तो बालक को लगेगा कि हर कोई कुछ ना कुछ बोल सकता है, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, तो किस बात का हमको डर है। सर तो दंड देने से नहीं, दंड तो देंगे नहीं क्योंकि सर खुद से ही बोल रहे हैं क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसी तरह कोई मजाक भी नहीं बनाएगा, कोई डर नहीं है प्रश्न पूछने का। तो यह कब होगा, जब क्लास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी तब। ठीक है, आइए नेक्स्ट पर, गलतियों का सम्मान। बच्चे गलती कब करेंगे, बच्चे गलती तब करेंगे जब बच्चे किसी कार्य में पार्टिसिपेट करेंगे। बच्चे गलती तब करेंगे जब बच्चा किसी कार्य को करेंगे, तो प्रश्न पूछेंगे, अपने प्रश्न का जवाब देंगे, तभी तो गलती करेंगे। तो गलतियों का सम्मान होना चाहिए कि बच्चा गलती कर रहा है
तो एक टीचर होने के नाते हम उसको नए ज्ञान देंगे कि यह गलत है, यह सही है, इस तरह बता सकते हैं। कोई डर भय नहीं होना चाहिए। देखिए, एक लोकतांत्रिक कक्षा में गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखा जाता है, न कि अपराध के रूप में। ठीक है? अगला है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब क्या? बुद्धि का सुरक्षा, बच्चा जो भी पूछ रहा है उसको सुरक्षित महसूस उसको होना चाहिए। जैसे देखिए, कक्षा में हर बच्चे की पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि यानी जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ उसका घर है, घर का माहौल, ये सारा चीज़, उसके अलावा भाषा और व्यक्तिगत भिन्नता। हम लोग पढ़े हैं, हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है, किसी न किसी चीज़ों में। तो ये सारा चीज़ बोल रहे हैं, जैसे पृष्ठभूमि, भाषा और व्यक्तिगत भिन्नता को सम्मान दिया जाता है, जिससे समावेशी वातावरण बनता है। अब चाइल्ड सेंट्रल अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो हमको बच्चे के पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। किस क्षेत्र से आ रहा है? बहुत लो एरिया से आ रहा है, तो बच्चा सही से हो सकता है नहीं समझ पा रहा हो, या तो उसके पास इतना ज़्यादा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा हो, सही से पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा हो खाने के लिए, जिससे उसका सोचने की क्षमता जो है, समझने की क्षमता थोड़ा धीरे-धीरे स्लो विकसित हो रही हो। तो इसका ध्यान एक शिक्षक को करना चाहिए। भाषा को लेकर के, भाषा मातृभाषा में बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि बुक जो है वहाँ पर उसको मिल रहा है, उसमें थोड़ा-सा भाषा कठिन देखने को मिलता है, तो उसको भी समझाते हुए आपको चलना है। और इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर तो पढ़ाना है। अब यहाँ पर है कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो शिक्षक और छात्र का संबंध के बारे में बात करते हैं, तो शिक्षक एक तानाशाह की जगह एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट में आगे समझते हैं, क्या था यहाँ पर, क्या बोला गया है। आइए हम आखिर बाल केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम क्यों बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोट कर रहे हैं कक्षा में, हम क्यों चाहते हैं कि एक टीचर क्लास में बालक को केंद्र में रख करके पढ़ाए। तो इसका देखिए यहाँ पर जवाब मिला है। सबसे पहला पॉइंट है बालक के समग्र विकास को बढ़ावा देना। बालक के सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग को बाल केंद्रित शिक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट उद्देश्य यही है कि समग्र विकास को बढ़ावा देना। दूसरा है रचनात्मक और कल्पना शक्ति में विकास। बच्चा अगर किसी चीज में मान लीजिए फिगर बनाने में, इमेज बनाने में अच्छा है, किसी चीज को कल्पना करके अगर फिगर बना पाता है, तो उसको टीचर बालक को ध्यान में रखते हुए उसके कल्पना शक्ति का विकास करने में मदद करेगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासी नागरिक बनाना। जहां बच्चा शिक्षक केंद्रित कक्षा में प्रश्न पूछने से बच्चा डर रहा है, वहीं अगर बाल केंद्रित एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चा को, अगर हम लोकतांत्रिक कक्षा अगर बच्चा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास का विकास होगा, अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी होगा कि हम जो जवाब जान रहे हैं वह सही है या गलत है। बच्चा कैलकुलेट कर पाएगा कक्षा में प्रश्न पूछ करके। सीखने में रुचि पैदा करना। जहां हम बच्चा जो जिस टॉपिक पर बच्चा ज्यादा ध्यान देना चाहता है, उस टॉपिक पर हम खुद से पढ़ाने के लिए अपने आप को प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चा सीखने में रुचि लाएगा। इसके अलावा जीवनोपयोगी कौशल विकसित करना, यानी बच्चा जीवन यापन करने के लिए अपने आसपास का जो, जैसे हल चलाना जिस क्षेत्र में बच्चा रह रहा है वहां पे खेती हो रहा है, तो हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको शिक्षा, वो उससे रिलेटेड थोड़ा सा मिलता जुलता होना ही चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चा कक्षा के साथ साथ अपने आसपास पड़ोस से भी मिल पाएंगे, अपने आप को विकसित कर पाएंगे। अगला है लोकतांत्रिक एवं भय मुक्त वातावरण प्रोवाइड करवाने के लिए हम बाल केंद्रित शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं। ठीक है, तो ये मेन उद्देश्य था। और आगे आते हैं, आगे है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। अभी तक हम शिक्षक की भूमिका के बारे में नहीं पढ़े, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, आइए समझते। एक मार्गदर्शक का, बालक को सीखने की दिशा दिखाने वाला होना चाहिए, ना कि भटकाने वाला। ठीक है। दूसरा, सहयोगी होना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में साथ देने वाला होना चाहिए। बच्चा गलती भी कर रहा है तब भी बिना डांटे उसकी गलती को बताने वाला होना चाहिए और उसको सही जानकारी देने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेरक होना चाहिए। प्रेरक यानी बच्चा अगर नहीं मोटिवेट हो पा रहा है पढ़ने को लेकर, उसको लग रहा है कि ये कठिन है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, इसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या होना चाहिए, बच्चे में जिज्ञासा जगाना चाहिए, रुचि और फिर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है
पर्यवेक्षक होना चाहिए, यानी बालक की रुचि, क्षमता व प्रगति देखने वाला होना चाहिए, ना कि आकलन करने वाला। देखने वाला होना चाहिए कि बच्चा गलती कर रहा है उसको बता दीजिए, ना कि आकलन कीजिए, इस तरह बोल दीजिए देखो वो तुरंत समझ गया तुम नहीं समझ पा रहे हो। यह नहीं होना चाहिए। अगला है गतिविधि आयोजक। एक टीचर होने के नाते अगर बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा को नहीं पढ़ने का मन आ रहा है, उसको बच्चा चाह रहा है कि नहीं खेल करके कुछ सीख ले, तो क्या होना चाहिए, एक गतिविधि आयोजक भी होना चाहिए, खेल, चर्चा, प्रयोग, समूह कार्य कराने वाला होना चाहिए, भय मुक्त वातावरण निर्माता होना चाहिए। इसके अलावा मूल्यांकनकर्ता यानी निरंतर एवं सहयोग मूल्यांकन करने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन करता यहाँ मतलब क्या, कि मूल्यांकन कीजिए लेकिन देखिए निरंतर कीजिए, लेकिन सहयोग के साथ सहयोग कर लीजिए कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो रहा है, इसको सुधारिए। आगे है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि सीखने का सहायक होता है। शिक्षक जो है यहाँ पे यह ध्यान देना है बाल केंद्रित शिक्षा में कि शिक्षक जो है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, सिर्फ शिक्षक से ही नहीं सीख सकते हैं, ऐसा नहीं यहाँ कहा गया है। यहाँ शिक्षक क्या है, तो शिक्षक सीखने में सहायक करने वाला है। इस तरह ध्यान दे करके आगे बढ़ना है। आगे आते हैं, नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की क्या भूमिका होना चाहिए। अगर हम बाल केंद्रित शिक्षा अगर हम कर रहे हैं, बालक को ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, तो आखिर बालक की भूमिका क्या होना चाहिए। आइए उसको, तो बालक की भूमिका होना चाहिए सक्रिय सहभागी का। बालक प्रश्न पूछे, चर्चा करता है और गतिविधियों में भाग लेता है। इसके अलावा सब शिक्षार्थी यानी सेल्फ लर्नर, खुद से सीखने वाला भी होना चाहिए बच्चे में, यानी स्वयं सीखने का प्रयास करता होना चाहिए, प्रयास करने वाला भी होना चाहिए। अन्वेषक यानी एक्सप्लोरर, प्रयोग, अवलोकन और खोज के माध्यम से सीखता है बच्चा। उसके अलावा अभिव्यक्त करने वाला बच्चा होना चाहिए। अब बच्चे को बहुत चीजें बता रहे हो, कहानी भी बता रहे हो और पूछ रहे हो कि बताओ क्या सीखे हो बच्चे से। अब बच्चा अभिव्यक्त कर ही नहीं रहा है, अपना विचार ही नहीं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बच्चे की यहाँ पर भूमिका क्या है कि बच्चा अभिव्यक्त करे अपने ज्ञान को, अपने विचार को, अपना जो भावना है, अनुभव खुलकर व्यक्त करने वाला होना चाहिए। सहयोगी होना चाहिए, समूह कार्य में दूसरे के साथ मिलकर काम करने वाला होना चाहिए, कि उग्र। निर्णय लेने वाला भी होना चाहिए, अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार कार्य चुनता है बच्चा, तो उसके अनुसार उसको होना चाहिए। उसके अलावा उत्तरदायी शिक्षार्थी यानी अपने सीखने की जिम्मेदारी स्वयं लेता है बच्चा, कि हमको सीखना है, कुछ करना है, तो यह बच्चा अगर अपने अंदर से मोटिवेटेड भी होना चाहिए। बालक की भूमिका है। यहाँ नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में बालक निष्क्रिय श्रोता नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो याद रखिए कि बालक जो है निष्क्रिय श्रोता मीन्स क्या है, मतलब इनएक्टिव होकर के चुपचाप शांत होकर के सुनने वाला नहीं है, बल्कि सीखने की प्रगति का केंद्र होता है, कि बच्चा ही सीखना चाहिए, उसको सिखाना है किसी तरह। इस तरह से जो है ध्यान में रख के करना चाहिए। सिर्फ यह नहीं कि हम सिखा रहे हैं बच्चा सीखेगा तो सीख जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे को केंद्र में रखकर हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर सीखने की प्रगति का केंद्र बच्चा ही होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे। अब देखिए यहाँ पर गीजू भाई बधेका, इसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गीजू भाई बधेका और बाल केंद्रित शिक्षा, हम लोगों ने अभी ऊपर में पढ़ा, जॉन डेवी के बारे में, रूसो के बारे में पढ़ा, मोंटेसरी के बारे में पढ़ा। वह विदेशी बाल केंद्रित शिक्षा को प्रमोटर थे, लेकिन इंडिया में इसका प्रमोटर कौन था, तो इंडिया में एक नाम है गीजू भाई बधेका। इसके बारे में हम समझेंगे और इसके बाल केंद्रित शिक्षा का क्या पैटर्न था उसके बारे में समझेंगे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिए। गीजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 1885 को हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, तो चित्तल, सौराष्ट्र, गुजरात में। पूरा नाम इसका गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। गिरजा शंकर भगवान जी बधेका पूरा नाम था। करियर की शुरुआत इसने कहाँ की, तो शिक्षा क्षेत्र में आने से पहले, जब बच्चा यह गीजू भाई बधेका बाल केंद्रित शिक्षा को समझाने से पहले एक सफल वकील थे, लॉयर थे। लेकिन इसने देखा अपने परिवार में इसका बेटा जो है सही तरह से पढ़ नहीं पा रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चा सीख नहीं पा रहा है। तो इसने एक चीज को गौर किया कि जो अभी शिक्षा की पद्धति चल रही है वह बच्चे के अनुसार नहीं है, हम जबरदस्ती बच्चे पर थोप रहे हैं।
देखिए यहाँ पर यही रुचिकर तथ्य है कि अपने बेटे की शिक्षा के दौरान जब उन्होंने तत्कालीन उबाऊ और दमनकारी शिक्षा पद्धति को देखा, दमनकारी मीन्स मार पीट करके सिखाने वाला जो शिक्षा पद्धति था उस समय, उसको देखा तो उन्होंने वकालत छोड़ दिया और वो बच्चे को पढ़ाने और शिक्षा प्रणाली सुधारने का निर्णय लिया। यह थे गिज्जू भाई बधेका। ठीक है, तो यह बाल केंद्रित शिक्षा का पॉइंट क्यों आ रहा है जब यहाँ पर अपने बेटे को ही सिखाने को लेकर के था? तो आइए देखते हैं। तो देखिए, पॉइंट याद रखिए, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिज्जू भाई बधेका को जाता है, जिन्हें मूंछों की मां भी कहा जाता है। आखिर मूंछों की मां क्यों कहा जाता है, यह उपनाम क्यों पड़ा? तो गिज्जू भाई बधेका को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसके हृदय में बच्चों के प्रति एक मां जैसा प्रेम और करुणा थी। क्या था? गिज्जू भाई बधेका जो है बच्चे की तरह उसका दिल था, मां जैसा बच्चों के साथ वह प्यार करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसके नाम में मां पड़ा। इसके अलावा लेकिन उसका व्यक्तित्व और उसका अनुशासन एक पिता जैसा था, यानी मूंछों वाला था, इसलिए मूंछों की मां के नाम से यह विख्यात हुआ। उन्होंने बच्चों को बाल देवो भव यानी बच्चा ही देवता है मानकर उनकी शिक्षा पर जोर दिया था। किसने? तो गिज्जू भाई बधेका ने। इसका मुख्य योगदान क्या था? तो इन्होंने परंपरागत रटंत विद्या और कड़े दंड का विरोध किया। इसका मानना था कि जो बच्चा को हम रटने के लिए कह रहे हैं, बच्चा नहीं रट पा रहा है तो क्या करें, हम कड़े दंड दें, यह गलत है, यह नहीं करना है। तो उसने क्या किया? उसका मानना था कि बच्चों को कहानियों और गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसी पर इसने ध्यान रखते हुए एक रचना लिखा। प्रसिद्ध रचना इसका क्या था? दीवा स्वप्न। बाल शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर मानी जाती है क्या? दीवा स्वप्न। इनमें इन्होंने एक काल्पनिक स्कूल के माध्यम से दिखाया कि कैसे शिक्षा को रोचक और आनंददायक बनाया जा सकता है। इसने दीवा स्वप्न में जो है एक जो इसने रचना लिखा उसमें इसने एक काल्पनिक स्कूल की रचना मतलब विचार प्रस्तुत किया, जहां पर इसने दिखाया कि हम शिक्षा को कैसे रोचक बना सकते हैं, कैसे आनंददायक बना सकते हैं, या इसने अपने दिव्य स्वप्न की रचना में लिखा। और इसने एक बाल मंदिर का भी निर्माण करवाया। कहां पर? 1920 में भावनगर गुजरात में, जिसका नाम क्या था? दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर। इसमें कौन से बच्चे पढ़ सकते थे? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा यहां मिलता था, यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन का एक उत्कृष्ट केंद्र बना, जो पूरी तरह से बच्चों की रुचियों और उसकी सक्रियता पर आधारित था। प्री प्राइमरी एजुकेशन, जब बच्चा प्राइमरी में पहुंचता है उसके पहले का जो बच्चा था, मतलब जो बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने से डरते हैं, उसको पहले ही ऐसा खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया गया था, ताकि बच्चा स्कूल जाने के लिए रुचि ले। जो पढ़ाई के का भूत उसके दिमाग में होता है कि ये नहीं करना है, उसको लेकर के बच्चा जिज्ञासु हो जाए। यह काम था किसका? गिज्जू भाई बधेका का। ठीक है, तो गिज्जू भाई बधेका का कुछ अनमोल विचार है। तो क्या है? बालक का अपमान ना करें, उसे तू ना कहें तो क्या कहें? तो आप कहें। बालक को भी मान मर्यादा होती है, बालक की भी मान मर्यादा होती है, यह गिज्जू भाई बधेका का कहना था। तो बच्चे को तू नहीं कहें बल्कि आप कहें, सम्मान दें बच्चों को। अगला, कहानी कहना एक कला है जिसके माध्यम से हम बच्चों के हृदय तक पहुंच सकते हैं। कहानी कहने की का बात यहाँ है कि ऐसा कहानी सुनाइए, तो कला होना चाहिए आपके अंदर कि जो आप कहानी सुना रहे हो बच्चा पूरे ध्यान से सुने और उसके दिल में घर कर जाए, हृदय में जो है पूरी तरह से उसको संभाल ले, यह होना चाहिए। अब बाल केंद्रित शिक्षा का विश्व स्तर पर किसको श्रेय जाता है? तो ये जाता है जीन जैक्स रूसो को, जिन्होंने अपनी पुस्तक, क्या पुस्तक था? एमिल में बच्चों को स्वाभाविक शिक्षा की बात की थी। स्वाभाविक शिक्षा यानी बच्चा का जैसा स्वभाव हो उस तरह की बच्चा को शिक्षा दे दीजिए। तो यहाँ 2 पॉइंट है। पहला, एमिल पुस्तक किसने लिखी है? तो रूसो ने लिखी है, जीन जैक्स रूसो के द्वारा। और यहाँ पर द्वीप स्वप्न किसने लिखा है? तो द्वीप स्वप्न जो है यह गिज्जू भाई बधेका ने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस टॉपिक को मैंने बहुत ही डिटेल तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। बाल केंद्रित शिक्षा के जो भी पॉइंट बन रहे थे उसको मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है आपके अंदर अब कोई भी इस टॉपिक से डाउट नहीं होगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो और इस तरह से आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर से मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।